हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी जो फंक्शन का कॉनकेव नेचर होता है, जैसे कॉनकेव अपवर्ड या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड, उस नेचर को काम में लेकर डेवलप की गई है। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं और अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको कॉनकेविटी के बारे में मालूम होगा। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो इसमें मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगा कि कॉनकेव का मतलब क्या है, कॉनकेव अपवर्ड का मतलब क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ये भी साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो फंक्शन का कॉनकेव नेचर है उसी को काम में लेके इस इनइक्वालिटी को डेवलप किया गया है। अब देखते हैं इसका क्या स्टेटमेंट है एक बार। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। कोई फंक्शन लिया था हमने एफ एक्स, उसका एफ का इनपुट रखा हमने एक्स आई और उसके बाहर क्या लगा दिया हमने, समीशन लगा दिया, जिसका वेरिएबल रखा है आई और जो 1 से स्टार्ट होके एन पे एंड कर रहा है। इन अल्टीमेट जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री अप टू एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ। इस बार ये जो इनपुट है बड़ा सा वो एफ के अंदर है, मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एफ का यहाँ पे इनपुट है। क्या इनपुट है, समीशन ऑफ एक्स आई, जहाँ पे आई 1 से लेके एन तक है और उसको डिवाइड किया हमने एन से। अगर सिग्मा को ओपन करेंगे आप तो ये x1 प्लस x2 अप टू xn बनेगा और अपॉन में क्या है n। तो ये कब वैलिड है, जब f कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड। अगर f कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन है तो इस केस में ये फर्स्ट स्टेटमेंट लागू होगा। अगर बात करूं कि फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए तो उस केस में देखो ये लेफ्ट और राइट दोनों जो टर्म्स हैं जो फर्स्ट में लिखे थे हमने सेम वही कॉपी किए मैंने यहाँ पे, बट जो इनइक्वेशन का साइन है वो जस्ट उल्टा लगा दिया। वहां था ग्रेटर देन और इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। तो अगर फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है तो फर्स्ट स्टेटमेंट और अगर फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है तो सेकंड स्टेटमेंट। अब ये समझना है कि इसको कैसे बनाया जा रहा है और कॉनकेविटी का क्या मतलब। अगर क्लास 11 के बच्चे हैं तो कॉनकेविटी में भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा वर्ड। तो यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड का मतलब है क्या है, वो कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या है। तो एक बार जैसे कॉनकेव अपवर्ड की बात करते हैं अपन। जैसे कोई फंक्शन का ग्राफ बना दिया मैंने, लेट्स से ये ले लिया, तो ये है कॉनकेव अपवर्ड, यहाँ पे है कॉनकेव अपवर्ड। यानी जो केव वाला साइड है, अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो केव यानी गुफा, जो गुफा वाली साइड है अगर ऊपर की तरफ है यानी कॉनकेव अपवर्ड हो गया। अगर आप बात करें कॉनकेव डाउनवर्ड की तो इसी को जैसे मैंने यूं बना दिया, इसी को यूं बना दिया, तो ये बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड, जो केव वाला साइड है वो नीचे की ओर है, जो गुफा वाला साइड है वो नीचे की ओर है, यानी कॉनकेव डाउनवर्ड बन गए। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ आप ग्राफ से बोल रहे हैं, तो अगर कोई अजीबोगरीब आपको फंक्शन मिल गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल गया, तो फिर ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है अपने को। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और रास्ता निकलना चाहिए। तो और रास्ता यहाँ पे बाय यूजिंग निकलता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं कि कॉनकेव अपवर्ड का मतलब होता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए एफ का, यानी एफ डबल डेस एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये बनेगा कॉनकेव अपवर्ड। और अगर एफ डबल डेस एक्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ये लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर फंक्शन आपको एफ एक्स दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप। अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला आपने, देन उसका एक बार वो डेरिवेटिव निकालिए, एंड अल्टीमेटली क्या निकालना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो एफ डबल डेस एक्स 0 है, 0 से बिगर आ रहा है मतलब वो कॉनकेव अपवर्ड है। अगर एफ डबल डेस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब वो कॉनकेव डाउनवर्ड है। इस तरीके से आप बाय यूजिंग डेरिवेटिव इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ से बता दिया मैंने कॉनकेविटी का मतलब क्या है। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हैं, एक कॉनकेव अपवर्ड के लिए और दूसरा कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए। अब इसी में एक बहुत ही स्पेशल केस है जो फ्रिक्वेंटली काम आ सकती है, उसकी बात कर लेते हैं। इनका प्रूफ भी लेंगे अभी अपन। स्पेशल केस देखिए आप, ये क्या लिखा है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर अप टू ए एन स्क्वायर अपॉन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो स्क्वायर्स का सम दे रखा है, एन जो नंबर्स थे उनके स्क्वायर्स का सम है, उसको एन से डिवाइड किया
और राइट हैंड साइड में क्या है, वो जो n नंबर्स हैं उनका सम अपॉन n इस कंप्लीट का स्क्वायर है। जहाँ पे ये a1 a2 अप टू a है, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, उनके स्क्वायर्स का मीन लिखा हुआ है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, इनका मीन क्या बनेगा, इनका सम अपॉन n, जिसको आप अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या है, उन नंबर्स के मीन का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको याद कैसे करें हम, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो उन नंबर्स के स्क्वायर्स का मीन है और राइट में उन नंबर्स के मीन का स्क्वायर है। तो उन n नंबर्स के स्क्वायर्स का जो मीन बनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू उन नंबर्स के मीन का स्क्वायर। ये इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके सामने इक्वेशन है। तो ये क्या है कि जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, उसी का स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस अब क्यों है वो समझिए आप। क्या किया हमने, यहाँ देखो स्क्वायर देख पा रहे हैं आप, स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से आपको आइडिया लगना चाहिए कि फंक्शन एक इस्तेमाल किया होगा इसने, और वो फंक्शन कौन सा यूज लिया है, फंक्शन कौन सा यूज लिया है, स्क्वायर फंक्शन काम में लिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये टर्म्स देख के आपको आइडिया लग रहा है कि ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब डेफिनेटली जो फंक्शन यूज लिया होगा दैट इज स्क्वायर फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर। अब अगर इस फंक्शन की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ यूं बनता है इसका। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉनकेव अपवर्ड हो गया। अगर आप डेरिवेटिव से चेक करना चाहें तो एफ डेस क्या बनेगा इसका, एफ डेस 2x बन गया। इसका डेरिवेटिव दोबारा निकाल दो, एफ डबल डेस क्या बन गया, 2 बन गया, जो कि 0 से बड़ा है, यानी यहाँ से भी कॉनकेव अपवर्ड ही मिल रहा है। तो ये फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब स्टेटमेंट काम कौन सा काम करेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला काम करेगा। और उसके अकॉर्डिंग समीशन ऑफ एफ एक्स आई अपॉन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ समीशन एक्स आई अपॉन एन। जरा इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। तो एफ ऑफ क्या स्टेटमेंट था, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। अभी एक्स आई की जगह यहाँ पे कौन काम आ जाएगा, ए आई काम आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे क्या चल रहा था, x1 x2 x3 चल रहा था अप टू xn, यहाँ पे क्या चलेगा, a1 a2 अप टू an चलेगा। तो एक्स आई को ए आई बना दो, बस एक्स आई को क्या बना दो, ए आई बना दो। एक्स आई को बना दिया हमने ए आई, अपॉन में कितना हो जाएगा n, और ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ समीशन ऑफ ए आई अपॉन एन। अब एफ फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, एफ है एक्स स्क्वायर, बस पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा ये, समीशन ऑफ एफ ए आई, जैसे एफ एक्स मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर है, अब मेरे को निकालना है एफ ऑफ ए आई, तो एक्स को डाल दो आप ए आई, तो एफ ए आई विल बी ए आई का स्क्वायर। तो इस सिग्मा ऑफ ए आई का स्क्वायर, जहाँ पे आई चल जाएगा 1 से लेकर n तक, अपॉन में क्या आ गया n, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सिग्मा ए आई अपॉन एन। एफ क्या है, वापस वही एक्स स्क्वायर, तो मेरे को निकालना है एफ ऑफ सिग्मा ए आई अपॉन एन। तो यहाँ पे एक्स को पुट कर देंगे आप, सिग्मा ए आई अपॉन एन, क्या बन जाएगा ये, सिग्मा ए आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्टली दोनों सिग्मा को ओपन करने के बाद में जो ऊपर लिखा है वही तो बन जाएगा। लेफ्ट में क्या है, सिग्मा ए आई का स्क्वायर, जहाँ पे आई चल रहा है 1 से n तक, ओपन करो तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, अपॉन में क्या n, उसी का बन गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट को अगर आप ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, सिग्मा ए आई एंड a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये जो स्पेशल केस है काफ़ी यूजफुल है, इसी फॉर्म में कई बार आपको सवालों में लगाने का मिल सकता है स्कोप डेफिनेटली। तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिए और साथ में स्पेशल केस भी ध्यान रखिए। अब इसका प्रूफ देखिए आप कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे अपन। तो दोनों स्टेटमेंट थे जेनसन इनइक्वालिटी के, उनको प्रूफ किया जाए। फर्स्ट एफ एक्स क्या लिया था हमने, कॉनकेव अपवर्ड लिया था। तो एफ एक्स था कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। तो लेट्स से कोई भी
कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बना देते हैं अपन एट रैंडम, कैसे भी ग्राफ बना दो, जैसे कि हमने बना दिया कॉनकेव अपवर्ड कुछ इस टाइप का बना दिया, जैसा एक्स स्क्वायर का बनता है वैसे ही बना दिया। अब जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर लेंगे, आप कुछ और फंक्शन भी ले सकते हैं। एट रैंडम कोई भी ऐसा ग्राफ बना दिया जो कि कॉनकेव अपवर्ड है, बिल्कुल कॉनकेव अपवर्ड है। अब हमने क्या किया, इस ग्राफ पे, इस ग्राफ के ऊपर कोई दो पॉइंट लिए, लेट से एक का नाम दे दिया मैंने ए और दूसरे का नाम दे दिया मैंने बी। एक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मान लिया मैंने x1, और ग्राफ का किसका बनाया मैंने, ग्राफ बनाया y इक्वल टू एफ एक्स का, है ना। तो अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है तो ए तो उस कर्व के ऊपर ही है, तो डेफिनेटली उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को अगर आप यहाँ पे x1 डाल देंगे तो y कितना बन जाएगा, f ऑफ x1। ऐसे b पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x2, तो y कितना आ जाएगा, f ऑफ x2। दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया हमने। देन क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट बना ए एंड बी को ज्वाइन करने से, इस ए एंड बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मैंने मिडिल पॉइंट निकाला, लेट्स से इसको नाम दे दिया मैंने पी। देन जो मिडिल पॉइंट है वहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ए और बी का जो मिडिल पॉइंट है वहां से लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं पैरेलल टू वाई, बना दीजिए, ये लो जी। अब जहां पे लाइन मीट कर रही है कर्व को, उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्यू। अब जो पी पॉइंट है ना, वो मिडिल पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पी पॉइंट के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनने जा रहे हैं, देखो क्या बन जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 अपॉन टू। अब पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया था वो ड्रॉ किया था पैरेलल टू वाई। अब पैरेलल टू वाई किसी भी लाइन पे एक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही सेम क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई टू। अब क्यू पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है, ऑन द कर्व, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व कौन सा, y इक्वल टू एफ एक्स, वहाँ पे x को पुट कर दीजिए, x1 प्लस x2 बाई टू, तो y कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा f ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये कर्व जो था वो कॉनकेव अपवर्ड नेचर का है, तो इस कारण से अगर आप P पॉइंट और Q पॉइंट को देखेंगे तो दोनों के y कोऑर्डिनेट आपस में कंपेयर कर सकते हैं इजीली आप। P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट बनेगा, P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट बनेगा वो ऑलवेज Q पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल भी कब बनेगा, जब ये A और B पॉइंट क्या करेंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। जब A और B पॉइंट एक जगह आ जाएंगे तब डेफिनेटली P और Q की y कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। अदरवाइज अगर A और B डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑन दिस कर्व, तो उस केस में P का y कोऑर्डिनेट Q के y कोऑर्डिनेट से क्या बनना है, बड़ा बनना है। अब P का y कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, P का y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई टू is greater than or equal to y coordinate of point Q, that is f of x1 plus x2 by 2। ये दो नंबर्स के लिए प्रूव कर दिया आपने। दो नंबर्स कौन से, x1 और x2, जो कि कोई भी रियल नंबर्स है। अब जो जेनसन इनइक्वालिटी का पहला या स्टेटमेंट था उसमें वो n नंबर्स थे बस, x1 x2 अप टू कहाँ तक, xn तक। तो जैसे दो नंबर्स के लिए प्रूव किया वैसे इसको तीन नंबर्स के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। और देन बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सेम तरीके से आप n नंबर्स के लिए भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो दो नंबर के लिए किया, वैसे देखो तीन नंबर के लिए कैसे प्रूव करेंगे इसको इस स्टेटमेंट को, तो उसको भी देख लिया जाए। तीन नंबर्स के लिए अगेन कर्व जो रखा फंक्शन हमने कॉनकेव अपवर्ड ही रखा है, कॉनकेव अपवर्ड एज लेट्स ऐसा बना दिया। अब तीन नंबर्स के लिए अगर प्रूव करना तो डेफिनेटली 3 पॉइंट लेंगे। अब वहाँ पे दो नंबर्स थे तो 2 पॉइंट लिया, इस बार 3 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया हमने, और थर्ड सी ले लिया। ए बी और सी इनको आपस में ज्वाइन कर देना आपको, ए बी सी को आपस में ज्वाइन कर दिया हमने।
तो ज्वाइन करने से क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब इनके जैसे ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो किसका ड्रॉ किया हमने, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का। अब a का एक्स कोऑर्डिनेट बोल दिया मैंने x1, तो y कितना हो जाएगा f ऑफ x1। b का एक्स कोऑर्डिनेट लिया मैंने x2, तो y कितना हो जाएगा f ऑफ x2। c का एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x3, तो y कितना हो जाएगा f ऑफ x3। वहाँ पे आप a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट निकाल रहे थे, बिकॉज मुझे x1 प्लस x2 बाई 2 का रिक्वायरमेंट था। यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 का, और वो कहाँ बनता है, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड आप, तो लेट्स से सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर ही आएगा, तो यहाँ कहीं मान लिया कि यहाँ सेंट्रोइड आ गया, उसको नाम दे दिया मैंने G। अब अगेन वहाँ पे उस मिडिल पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया था आपने पैरेलल टू y, यहाँ पे सेंट्रोइड से आपको लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू अगेन y एक्सिस। तो ड्रॉ कर लेते हैं, सेंट्रोइड से पास करता हुआ लाइन जो पैरेलल टू y हो। अब जहाँ पे मीट करेगा कर्व को, उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने Q, और G क्या है, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है। तो G के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लिए जाएं, क्या बनेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तीनों x कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन या कहें तो मीन, और तीनों के y कोऑर्डिनेट्स का मीन। तो क्या बनेगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 अपॉन में 3। ये बन गए सेंट्रोइड के x एंड y कोऑर्डिनेट्स। अब देख पा रहे हैं चूंकि कर्व कॉनकेव अपवर्ड था, तो यहाँ से जो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट बनेगा वो ऑलवेज Q पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल भी तब बनेगा जब ये ए बी सी आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ G पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट। अब G क्या है यहाँ पे, सेंट्रोइड, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है निकाल रखा है हमने, कितना f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 अपॉन में कितना 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब निकालते हैं Q का y कोऑर्डिनेट। तो Q जो पॉइंट है ना, देखिए आप, G और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट y के पैरेलल है। अब y के पैरेलल हर किसी लाइन पे x का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो G का x कोऑर्डिनेट है वही सेम Q पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। यानी Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। अब Q पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है, ऑन द कर्व कौन सा, y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स में x को डाल दो आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, वहाँ से y निकाल लो। तो एफ एक्स में x को पुट कर रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो y कितना बन जाएगा, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ रहा है, f ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये देखिए वही सेम स्टेटमेंट है जेनसन इनइक्वालिटी का फर्स्ट वाला। जब f(x) कॉनकेव अपवर्ड था तो वहाँ पे n नंबर्स थे, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं बस। f(x1) प्लस f(x2) प्लस f(x3) अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो हमने क्या किया, इसको 2 नंबर्स के लिए प्रूव कर लिया, यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए, ऐसे आप इसको n नंबर्स के लिए स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर n नंबर्स के लिए स्टेब्लिश करने गए तो क्या बनेगा, ये बनेगा f(x1) प्लस f(x2) अप टू कितना, f ऑफ xn अपॉन में कितना n ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 अप टू कितना xn और अपॉन में n। अब इसी को आप जैसे बाकी 2 प्रूव कर रहे हैं ना एग्जैक्टली कर्व लेके, वैसे ही इसको आप प्रूव कर सकते हैं n वाले को। जैसे फर्स्ट में आपने 2 पॉइंट लिए थे, सेकंड में आपने 3 पॉइंट लिए, और इसमें n पॉइंट लेंगे आप, और n पॉइंट से n साइड का पॉलीगन बन जाएगा। वहाँ पे अगेन क्या निकालेंगे, उसका सेंट्रोइड निकालेंगे। जैसे ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालते हैं वैसे आप n साइड के पॉलीगन का भी सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बाई n उसका x कोऑर्डिनेट बनेगा, और y कोऑर्डिनेट विल बी fx1 प्लस fx2 अप टू fxn बाई n बन जाएगा।
तो उस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड से जो पैटर्न बन रहा है उसकी सहायता से आपने प्रूव कर दिया। तो ये तो क्या हुआ, जब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड था। इसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख दोगे आप, फर्स्ट वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को समीशन ऑफ एफ एक्स आई अपॉन एन, और राइट वाले को एफ ऑफ समीशन एक्स आई अपॉन एन। वही एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे लिखा था। अब अगर यही कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए तो डेफिनेटली आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक बार उसको भी देख लिया जाए। अगर एफ एक्स कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए, कॉनकेव नीचे की ओर, तो कोई भी रैंडम ग्राफ बना देते हैं अपन। लेट्स से रैंडम ग्राफ मैंने ये दिखा दिया। 2 के लिए प्रूव कर लेंगे, 3 के लिए प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार 2 के लिए प्रूव करके बता दे रहा हूँ आपको, वो सफिशिएंट है। 3 के लिए सेम वैसे ही, जैसे लास्ट के 2 हमने प्रूव किए ना, 2 और 3 वाले कॉनकेव अपवर्ड के लिए, वैसे ही सेम इसके लिए प्रूव करेंगे। तो केवल 2 के लिए प्रूव कर रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट्स के लिए। एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया हमने। ए का एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x1, कर्व जो लिया है दैट इज y बराबर एफ एक्स। तो अगर x1 लिया तो y कितना बनेगा, f ऑफ x1। b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिया हमने x2, तो y कितना हो जाएगा, f ऑफ x2। देन a और b का क्या लेंगे, मिडिल पॉइंट, उसको नाम दे दिया मैंने p। देन यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, और वो लाइन जहाँ मीट कर रहा है कर्व को, उसको नाम दे दिया मैंने q। इस बार जो पॉइंट Q है उसका y कोऑर्डिनेट P से ज़्यादा या उसके इक्वल बनेगा। उसमें देखो क्या हो रहा था, कॉनकेव अपवर्ड में क्या हो रहा था, जस्ट उल्टा हो रहा था। देखिए आप यहाँ पे पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट विल बी लेस देन और इक्वल टू P का y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे Q वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो y ऑफ Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर उसी फॉर्मेट में अगर लिखना है जैसे वहाँ पे लिखा था, तो y ऑफ p इज लेस देन और इक्वल टू y ऑफ q। अब p तो यहाँ पे क्या, a और b का मिडिल पॉइंट है, तो a और b का मिडिल पॉइंट का y चाहिए ना मेरे को, तो वहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है हमने। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू। अब q का y निकालना है, तो q का y निकालने से पहले आपको q का x निकालना पड़ेगा, और q का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो p का x कोऑर्डिनेट होगा, बिकॉज p q तो पैरेलल टू y है, और p का x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाई 2। तो q का भी x कितना हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2। अब q लाई कर रहा है ऑन द कर्व, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स में आपको x पुट कर देना है, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी q का y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। ये देखो सेम वैसा ही कुछ बन रहा है जैसा कॉनकेव अपवर्ड के अंदर बना था। फर्क केवल और केवल कहाँ पे है, इनइक्वलिटी पे। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था, और यहाँ देख लीजिए क्या, लेस देन और इक्वल टू। सेम 3 नंबर्स के लिए, और ऐसे सेम n नंबर्स के लिए। तो जो फंक्शन का कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड नेचर है, उसको काम में लेके ये 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जेनसन इनइक्वलिटी। अ फंक्शन कैन बी एनीथिंग। अब ऑलवेज ऐसा नहीं कि स्क्वायर फंक्शन ही काम में लेंगे आप, क्यूब फंक्शन काम में ले लिया, साइन फंक्शन काम में ले लिया, कॉस फंक्शन काम में ले लिया। जो उनका कॉनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड नेचर होगा रेस्पेक्टिव इंटरवल के अंदर, वहाँ पर डेफिनेटली इन स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली यूज ले सकते हैं। अब जो बहुत ही स्पेशल केस था उसका ऑलरेडी मैं प्रूफ ले चुका हूँ। जैसे यहाँ वापस दिखा देता हूँ, ये वाला, यहाँ पे फंक्शन था एक्स स्क्वायर और वो कॉनकेव अपवर्ड है, और हर किसी कॉनकेव अपवर्ड के लिए आप ऑलरेडी इनइक्वलिटी स्टैब्लिश कर चुके हैं, तो इसको प्रूव करने की आपको नीड नहीं है। अब देखो उसका एप्लीकेशन पार्ट देखिए, सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे इसको, बिकॉज मैथमेटिक्स में किसी थ्योरम को याद करना, चलो अच्छी बात है, उसको याद कर लिया आपने, बट उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको सवालों में आप यूज़ लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल फॉर्मूला याद करने से, केवल थ्योरम याद करने से काम बनता नहीं है। सवालों में कैसे इसको यूज़ लेना है, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कुछ सवाल प्रैक्टिस किए जाएं इस पर। ये देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 या 0 से बड़े इंटीजर की बात कर रहा है, जिसका नाम दे दिया इसने n, satisfying the equations n square equal to alpha plus beta and n cube equal to alpha square plus beta square, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है,
रियल नंबर्स है। तो ध्यान से अगर इसमें ऑब्जर्व करेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है, यानी दो नंबर्स का जिक्र कर रहा है, एक अल्फा लिया है दूसरा बीटा लिया है, उनका स्क्वायर का सम भी यहाँ पे यूज आ रहा है और उन दो नंबर्स का सम भी काम आ रहा है। तो डायरेक्टली ऐसा ही हमने जेनसन इनइक्वालिटी का जो स्पेशल केस लिया था, कौन सा, अल्फा वन स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर अपॉन n, और राइट में क्या था, a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n का होल स्क्वायर। वहाँ पे n नंबर्स थे, बस यहाँ पे दो नंबर यूज आएंगे। तो एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट था, वापस दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाला, ये काम लेना आपको। यहाँ पे स्क्वायर्स काम आ रहे हैं और साथ में उन नंबर्स का सम भी काम आ रहा है। वहाँ भी ऐसा ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम काम आ रहा है और साथ में उन दो नंबर्स का सम भी काम आ रहा है। यहाँ पे n नंबर्स के लिए n नंबर्स का देखो सम काम आ रहा है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में उनके स्क्वायर का सम काम आ रहा है। तो लगा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन कितने नंबर है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट में क्या आता है, उन नंबर्स के स्क्वायर्स का मीन, और राइट में क्या आता है, उन नंबर्स के मीन का स्क्वायर। तो n नंबर्स के स्क्वायर्स का मीन ऑलवेज उन n नंबर्स के मीन के स्क्वायर से ज़्यादा या इक्वल होता है। ये हमने स्पेशल केस में लिखा था, वहाँ पे ये दो नंबर है बस। तो अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है अपने को n क्यूब, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये n क्यूब बाई 2 बन गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, n पावर 4 अपॉन 4। अब ये n क्यूब आपको उड़ाना नहीं, कैंसिल आउट कर देंगे तो डेफिनेटली कुछ रूट्स भी उड़ सकते हैं, ध्यान रखें आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले तो हमने, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस n पावर 4, या फिर पहले थोड़ा ये 2 कैंसिल आउट कर लिया जाए, 2 अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ हट गया और यहाँ पे कितना आ गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो फाइनली कितना, 1 मिनट, ये कहाँ चला गया, ये कितना बन जाएगा, n पावर 4 इज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस n क्यूब। अब इसको सोल्व करना तो बहुत ही आसान काम है। 2n क्यूब आएगा लेफ्ट में, दोनों से कॉमन निकाल लेंगे अपन, n क्यूब क्या बचेगा, n माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, फर्स्ट वाले से 0 आएगा, सेकंड से 2, तो 0 and 2 देन प्लस माइनस n प्लस, अपने को चाहिए नेगेटिव पार्ट यानी ये वाला, तो n आ जाएगा यहाँ पे 0 क्लोज से 2 क्लोज, और n दिया अपने को नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी 0 या 0 से बड़ा। सवाल ये है कि वो इंटीजर फाइंड नहीं करना, आपको ये पता करना कितनी इंटीजर वैल्यू होंगी n की नॉन नेगेटिव, काउंट करना है उनको। तो 0 क्लोज से 2 क्लोज में कौन कौन से बनेंगे, एक तो 0 खुद हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n विल बी 3। तो आंसर कितना बन जाएगा इसका, 3 बन जाएगा। तो बेसिक आइडिया क्या है कि यहाँ पे उन नंबर्स के स्क्वायर का सम था और साथ में उन नंबर्स का सम भी था। तो एप्लीकेशन देखो कैसे, ये जो अपना थॉट प्रोसेस है वो कैसे डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, जब भी नंबर्स के स्क्वायर का सम कहीं आ जाए और साथ में उन नंबर्स का सम भी आ जाए तो डेफिनेटली आप जेनसन इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, और वो भी कौन सा, उसका स्पेशल केस। ऑलवेज ध्यान रखो इसको, अगर उन नंबर्स के स्क्वायर का सम भी काम आ रहा हो और उन नंबर्स का सम भी काम आ रहा हो तो पक्का आप ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो कंफर्म लगा सकता है। नेक्स्ट कुछ और सवाल देखे जाए। ये देखिए, लेट a, b, c आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ABC आपको यहाँ पे ट्राइंगल के एंगल दिए जा रहे हैं। देन प्रूव दैट sin a प्लस sin b प्लस sin c इज लेस देन और इक्वल टू 3√3/2। अगर ABC ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो डेफिनेटली ABC का जो रेंज रहेगा कहाँ से कहाँ बनेंगे, वो बनेंगे 0 ओपन से पाई ओपन। उस ट्राइंगल के एंगल्स 0 से बड़े होते हैं और पाई से छोटे होते हैं। अब यहाँ sin a प्लस sin b प्लस sin c लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि फंक्शन रहा होगा, फंक्शन कौन सा रहा होगा, sin x रहा होगा।
अब उसी साइन एक्स फंक्शन का एक बार आपने ए पे वैल्यू निकाल रखा है दैट इज साइन ए, उसी का आपने बी पे वैल्यू निकाल रखा है साइन बी, उसी का आपने सी पे वैल्यू निकाल रखा है साइन सी। तो इफेक्टिवली एक फंक्शन है साइन एक्स, उसका आपने 3 डिफरेंट इनपुट्स पे, वो इनपुट इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट बोलना सही नहीं यहाँ पे, 3 इनपुट्स पे ए बी सी पे वैल्यूज का सम कर रखा है। तो या तो जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वो लगा दीजिए कि फंक्शन डिसाइड कर लिया हमने, फंक्शन को डिकोड कर लिया आपने यहाँ से, फंक्शन कौन सा हो जाएगा साइन एक्स, और एंग जो ए बी सी इनपुट्स हैं, ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स थे यहाँ पे, बट साइन एक्स जो फंक्शन है उसके लिए एक्स, ये जो ए बी सी होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी ए बी सी। तो एक्स की 3 वैल्यूज हैं ए बी सी, और तीनों यहाँ पे 0 से पाई के अंदर लाई कर रही हैं। तो अगर आप साइन एक्स को देखें तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है ना 0 से पाई में, साइन एक्स का 0 से पाई में जो ग्राफ बनेगा ना, जैसे यहाँ पे लेट से 0 बोल दिया मैंने और यहाँ पे पाई बोल दिया, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस टाइप। तो 0 से पाई में साइन का जो नेचर है वो कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, जो केव वाला साइड है वो नीचे की ओर है। तो 0 से पाई में देखना आपको, बाकी तो ना तो 0 से पहले मतलब ना ही पाई से मतलब, पाई से आगे मतलब आपको, बिकॉज जो इनपुट्स ए बी सी हैं वो 0 से पाई के अंदर है। तो उस फंक्शन का बिहेवियर केवल आपको 0 से पाई में एनालाइज करना है, और 0 से पाई में कैसा बनता है साइन एक्स, कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है। अब अगर फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है तो उसके लिए क्या लिखा है आपने, उसके लिए स्टेटमेंट लिखा है एफ ऑफ एक्स आई का सिग्मा, जहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, 3 इनपुट है एबीसी, अपॉन में क्या आएगा एन यानी 3, और साइन क्या था लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनता है एफ का इनपुट क्या बन जाएगा एक्स आई, जहाँ पे आई हो जाएगा 1 से लेके 3 और अपॉन में कितना 3। तो अगर आई को 1 से 3 लेंगे तो एक तो क्या बनेगा x1 बनेगा, एक बनेगा x2 और एक क्या बनेगा x3, और x1 x2 x3 वहाँ पे क्या था x की वैल्यूज थी, और यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है a b c है। तो x1 को लेट से मैंने a बोल दिया, x2 को मैंने b बोल दिया और x3 को मैंने c बोल दिया। फंक्शन कौन सा है साइन x। तो अगर f ऑफ एक्स आई निकालने जाएंगे आप, fx की सहायता से अगर आप f ऑफ एक्स आई निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा साइन ऑफ एक्स आई बनेगा, साइन ऑफ एक्स आई। देन सिग्मा को ओपन करेंगे तो साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 प्लस साइन ऑफ x3। अब x1 x2 x3 में एक तो a है, दूसरा b है, तीसरा c है। तो अल्टीमेटली जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ना इसका, वो क्या बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c, अपॉन में क्या है 3 लगा दो एक बार, लेस देन और इक्वल टू, राइट में देखिए आप, बाहर तो f है, अंदर क्या सिग्मा एक्स आई, सिग्मा को ओपन किया x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में क्या है 3। अब मुझे निकालना है f ऑफ a प्लस बी प्लस सी, एफ एक्स क्या है मेरे पास साइन x, तो वहाँ पे x को पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब चूंकि आपको दे रखा है कि ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो उसकी खासियत क्या है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना बनता है पाई बनता है, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया पाई हो गया। तो अल्टीमेटली कितना बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3, जो कि कितना होता है √3/2। अब 3 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या मिलने जा रहा है साइन a प्लस साइन b प्लस साइन ऑफ c इज लेस देन और इक्वल टू 3√3/2। यानी किसी भी ट्राइंगल में साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c जो होगा ना, हमेशा 3√3/2 से कम या उसके इक्वल होगा। अब एग्जैक्टली इक्वल कब होगा वो भी आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इक्वलिटी कब होल्ड करनी थी, जब वो तीनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाते हैं, बिकॉज कर्व के देखो 3 पॉइंट लिए थे हमने। अब तीनों पॉइंट कॉन्साइड करने का मतलब उनके एक्स कोऑर्डिनेट भी कॉन्साइड करने चाहिए, तो यहाँ पे a b और c कॉन्साइड करने चाहिए, यानी a b और c क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और आप जानते हैं कि ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी कितना है पाई, तो डेफिनेटली a भी कितना आ गया पाई बाई 3, b भी कितना आ गया पाई बाई 3 और c भी कितना आ गया पाई बाई 3। यानी जब a b और c तीनों पाई बाई 3 के बराबर होंगे, या कहें तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो उस केस में साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c कितना बनेगा 3√3/2 बनेगा। इसके अलावा हर केस में साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c विल बी लेस देन 3√3/2। केवल और केवल
फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, बाकी हर किसी ट्राइंगल के लिए लेस देन ही बनेगा 3√3/2 से। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें। प्रूव दैट e की पावर अल्फा प्लस थ्राइस इंटू e की पावर बीटा अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e की पावर अल्फा प्लस थ्राइस बीटा अपॉन 4। देखो इस सवाल का जो जेनसन इनइक्वलिटी के स्टेटमेंट है उनसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज ये साफ साफ दिख रहा है, दो e की बार बीटा को मैंने 3 से इंटू कर रखा है। अब चाहें तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू e की पावर बीटा को आप e की पावर बीटा, e की पावर बीटा, e की पावर बीटा लिखो और फिर रिलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं चाहता हूं कि बिना उससे रिलेट किए जो उसका प्रूफ था ना, जेनसन इनइक्वलिटी को आपने जैसे प्रूफ किया था, उस प्रूफ में जो आपने फंडे इस्तेमाल किए थे उन्हीं की सहायता से इसको सिंपली प्रूव कर लिया जाए। तो यहाँ दो जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, e की पावर अल्फा और e की पावर बीटा, यहाँ से चमकना चाहिए फंक्शन कौन सा रहा होगा, e की पावर x, और उसी फंक्शन का आपने दो डिफरेंट x की वैल्यूज़ पे आउटपुट निकाल रखे हैं, एक तो अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। तो बात करते हैं अपन e की पावर x की। अब e की पावर x का जो ग्राफ बनता है ना, वो देखो कुछ ऐसा बनता है। e की पावर x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस नेचर का बनता है, इस नेचर का। और ये ग्राफ कैसा, कॉनकेव अपवर्ड है। फंक्शन कौन सा रखा हमने, e की पावर x, और है ये कॉनकेव अपवर्ड। चाहे तो डेरिवेटिव से कंफर्म कर लो या फिर डायरेक्टली ग्राफ से भी आपको फील आ रही है। अब करना क्या है, यहाँ पे इस ग्राफ पे आपको दो पॉइंट लेने हैं। लेट से एक पॉइंट लिया मैंने a, दूसरा पॉइंट लिया मैंने b। अब a और b को मैंने ज्वाइन कर दिया। आप देखो कुछ यहाँ पे फील कर सकते हैं, कुछ सिंपल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं आप। जब ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है ना, तो देखो इसमें क्या निकल के आ रहा है। जैसे आप उस ग्राफ पे कोई दो पॉइंट ले रहे हैं तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगा, वो कॉर्ड उस कर्व वाले पार्ट से ऑलवेज ऊपर लाई कर रहा है। कर्व वाला पार्ट कौन सा, जो a और b के बीच में, a एंड b के बीच में जो कर्व का पार्ट होगा, उस पार्ट से वो कॉर्ड जो होगी वो ऑलवेज ऊपर लाई करेगी। कब, जब ये कॉनकेव अपवर्ड है। अगर लेट से यही कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया होता और फिर आप ऐसे दो पॉइंट लेते a और b, फिर उनको ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में जो कॉर्ड बनती ए बी, वो कर्व वाले पार्ट से, जो पार्ट a और b के बीच में लाई कर रहा है, उस पार्ट से कॉर्ड नीचे की ओर लाई करती। ये सिंपल इसमें आप ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को काम लेके आप वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे वहाँ पे जेनसन इनइक्वलिटी के अंदर भी, और यहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट को, इसी ऑब्जर्वेशन को यूज लेके आप ये देखो रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं। समझिए कैसे करेंगे। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने अल्फा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने बीटा। अब उसने e की पावर अल्फा इस्तेमाल किया, तो अगर a पॉइंट आप देखें तो a पॉइंट इस कर्व के ऊपर लिया मैंने, यानी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x में x को पुट कर देंगे आप अल्फा, तो y कितना आ गया, e की पावर अल्फा। ऐसे ही b कितना बन जाएगा, बीटा कॉमा e की पावर बीटा। अब जो आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना है उसका अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आप e की पावर अल्फा प्लस 3 इंटू e की पावर बीटा अपॉन 4, इसको अगर सिंपली ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ सेक्शन फॉर्मूला की फीलिंग आएगी आपको। ऊपर 1 और 3 से वो नंबर्स इनटू हो रहे हैं। नंबर्स कौन से, a और b के y कोऑर्डिनेट्स, और नीचे क्या लिखा है, 1 + 3 4 लिखा। यहाँ देखो ना आप, ये 1 से इनटू कर रखा है इसने, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो सेक्शन फॉर्मूला को चमकना चाहिए, तो मैंने क्या किया, a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे पॉइंट p ले लिया। अब वो p पॉइंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है अपने, तो ये 1 इंटू हो रहा है e की पावर अल्फा से, तो 1 अगर e की पावर अल्फा से इंटू हो रहा है और e की पावर बीटा से 3 इंटू हो रहा है, तो ये रेशियो क्या बन जाना चाहिए, यहाँ पे रेशियो बन जाना चाहिए 3:1। हमने क्या किया, a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे एक ऐसा पॉइंट लिया जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट निकाले। देखो p की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है आपको, तो ये 3 जाएगा e की पावर बीटा के साथ में, यानी पहले x की बात कर लेते हैं, तो 3 जाएगा बीटा के साथ में और 1 जाएगा अल्फा के साथ में, तो ये बन गया अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन में m+n यानी 4। y क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट है e की पावर अल्फा इंटू 1, तो e की पावर अल्फा हो गया प्लस e की पावर बीटा इंटू 3 इंटू e की पावर बीटा अपॉन में m+n यानी 4। इसके बाद में सेम वही अप्रोच लेना है, जैसे अब वहाँ पे दो पॉइंट्स का मिडिल पॉइंट निकाल रहे थे,
बिकॉज वहाँ पे रिक्वायरमेंट यही थी, वहाँ पे x1 + x2/2, तो ऑब्वियसली मिडिल पॉइंट। 3 पॉइंट के लिए आप ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल रहे थे बिकॉज रिक्वायरमेंट वही थी, x1 + x2 + x3/3। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपने ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे वो पॉइंट लिया जो उसको डिवाइड कर रहा है 3:1 में इंटरनली। देन उसके बाद में वही काम करना, आप जो प्रोसेस वहाँ पे किया था वही फॉलो करो। उस पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पी पॉइंट से, जो कि ए बी अप्लाई कर रहा था, उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जहाँ पे कर्व को मीट करेगा उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्यू। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ से P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट बनेगा वो Q पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से बड़ा बनेगा या फिर इक्वल बन सकता है जब A और B कॉन्साइड कर जाएंगे। तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखो कितना है, ये मेरे पास है e⁴ + 3 × e⁻β डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब निकालते हैं Q का y कोऑर्डिनेट आप, तो PQ लाइन सेगमेंट यहाँ पे y के पैरेलल है, यानी इस पर x कांस्टेंट रहेगा, तो जो P का x कोऑर्डिनेट है वही होगा Q का x कोऑर्डिनेट। तो Q का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा + थ्राइस बीटा अपॉन 4। अब इसका y निकाल लो, Q लाई कर रहा ऑन द कर्व, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो fx = e⁻x में आपको x को डाल देना है, अल्फा + थ्राइस बीटा अपॉन 4, तो y कितना बन जाएगा, e⁻α + थ्राइस बीटा डिवाइडेड बाय 4। तो y ऑफ Q कितना आ गया, e⁻α + 3β अपॉन 4। देखिए आपको एग्जैक्टली ये प्रूव करना था। तो जो प्रूफ हमने इस्तेमाल किया है ना, वहाँ जो टेक्निक काम में लिए वो भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसको काम में लेके डिफरेंट सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और साथ में जो जेंसन इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है वो भी डायरेक्टली ध्यान रखो, और साथ में इसका स्पेशल केस भी। बस आज के लिए इतना ही।